हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग में जो है ऐसा हो रहा है कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी होनी है। हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आठवां वेतन आयोग ऐसे समय पर आ रहा है जब जो है सरकार को चुनाव का सामना करना होगा। 2029 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो दोस्तों, 2009 में आपको पता होगा कि लोकसभा के चुनाव थे। 2008 में जो है छठा वेतन आयोग आया था, तो उसमें 54% की बढ़ोतरी हुई थी। तो बढ़ोतरी इसी कारण हुई थी क्योंकि 54% की बढ़ोतरी इसी कारण हुई थी क्योंकि उसमें लोकसभा के चुनाव आए थे और सरकार ने अच्छा दिया था। तो सरकारें चाहे कोई भी हो, चुनावों के समय कोई भी सरकार कर्मचारियों को नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि कर्मचारी जो है और पेंशनर्स तकरीबन जो है जो वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उनके परिवार है, फिर उनके साथ में उनके परिवार है। तो इतनी बड़ी वोटर संख्या को जो है कोई भी सरकार नाराज़ नहीं करना चाहती है। तो रिपोर्ट निकल करके ये आ रही है कि भाई चुनाव में जो ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, और इस प्रकार से ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि 5वें वेतन आयोग में 2550 सैलरी थी और 7,000 बनी, और छठे वेतन आयोग में एकदम से बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है नहीं। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर तो 2,550 से 7,000 एकदम से हो गई थी। 54% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वां वेतन आयोग में क्या था कि 7वां वेतन आयोग में जो है चुनाव पहले हो चुके थे, तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ पर 54% की बढ़ोतरी हुई थी, और 7वां वेतन आयोग में जो बढ़ोतरी हुई थी वो मात्र जो हुई थी कितने की, वो हुई थी सिर्फ 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि छठे वेतन आयोग में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी होगी, और जो है कम से कम भी 41,000 बेसिक पे 18,000 की जो मिनिमम है वो 41,000 से ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार का है। और अभी एक रिपोर्ट निकल करके आ रही है, रिपोर्ट के माध्यम से निकल करके आ रहा है कि 50 जो ये डॉक्टर मनजीत सिंह है, वो तो उन्होंने बताया है कि भाई उस समय DAR जो है 74% पहुँच जाएगा। तो 50% जो है कम से कम सरकार को उसमें मर्ज कर देना चाहिए। ठीक है नहीं, उसमें मर्ज करना है। सरकार की उनकी मांग है 50% कम से कम DAR को मर्ज करें, और 24% जो है वो आगे उसमें लेकर के जाए। 24% जो है उसको आगे उसमें लेकर के जाए। तो इस प्रकार की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास भेजता रहता हूं। लेकिन वीडियो के में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए होती हैं। लीगल और ऑफिशियल कार्रवाई के लिए वीडियो के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो अभी देखते हैं। देखो, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर ध्यान दें, 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं है, पूरी सैलरी सिस्टम बदलने वाला है इसमें। हाँ दोस्तों, पूरी सैलरी सिस्टम बदलने वाला है इसमें। फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, DA मर्जर, पेंशन, सब इसमें सब कुछ आज इस वीडियो में साफ साफ समझिए। तो सेगमेंट फर्स्ट क्या है कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, इस पर आधारित दिए गए आर्टिकल के अनुसार। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी कोई फिक्स तो कुछ भी नहीं बता सकता है। ये सब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हीं के अनुसार सब कार्रवाई हो रही है। तो 8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी हैं और 65 लाख पेंशन है, मतलब 1,15,00,000 के लोग हैं। अब उसके साथ में इनके परिवार भी हैं। तो इतनी वोटर संख्या में जो सरकार जो है उनको नाराज नहीं करेगी, इतने वोटरों को। 7वें वेतन आयोग के से सरकार पर लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का सालाना का बोझ आया था। अब वहीं 8वें वेतन आयोग में ये बोझ जो है अभी 2.24 लाख से करोड़ से लेकर के 3.2 लाख करोड़ तक जा सकता है, और ये जाएगा भी। क्यों? आपको पता है कि सरकार के पास अभी GST कलेक्शन बहुत ज़्यादा आया है। सरकार के पास तो अभी आपको GST कलेक्शन बहुत आया है, और GST कलेक्शन आने से सरकार ने जो है टैक्स को सीधा का सीधा बढ़ा करके 12 लाख कर दिया है। पहले जो है या किसी को आशा भी नहीं थी, सभी सोच रहे थे कि भाई 8 लाख करेगी, 10 लाख करेगी, लेकिन सरकार ने सीधा 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिया है। तो और GST का भी जो हो, GST कलेक्शन आने से जो आपको पता है कि सरकार ने GST में भी काफ़ी छूट दे दी है। तो अब वेतन आयोग पर सरकार पूरा का पूरा पैसा खर्च करेगी,
और अच्छा एक ये एरियर के लिए देगी। यानी साफ है, फैसला बड़ा है और असर भी ऐतिहासिक ही होगा। अब जो है सेगमेंट 2 में मिनिमम सैलरी जो है 5वें से 8वें वेतन तक का पूरा गणित हम समझते हैं। तो अगर हमें 5वें वेतन आयोग से लेकर के 7वें वेतन आयोग तक का डेटा देखते हैं तो हर बार न्यूनतम वेतन में बड़ा जंप आया है। ठीक है ना। 5वें वेतन आयोग में जहाँ 2550 थे वहाँ पर जो है सैलरी बेसिक पे बढ़ के 7000 हो गई थी और 7वें वेतन आयोग में 18000 हो गई थी। अब सवाल है 8वें वेतन में न्यूनतम कितना हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो है फिटमेंट फैक्टर 2.28 क्यों रहने वाला है, मैंने एक वीडियो बना करके आपके पास में जो है उसका अक्यूरेट फार्मूला के अनुसार बताया था। क्योंकि एनसीजीएसएम की मांग है कि भाई 3.6 फैमिली यूनिट होनी चाहिए, जबकि पहले फैमिली यूनिट जो है 3 होती थी। ठीक है नहीं। अभी तक जो फैमिली यूनिट है 3 मानते हुए आ रहे हैं जब से अक्यूरेट फार्मूला बना है। लेकिन एनसीजीएसएम की मांग ये है कि जो माता पिता को कहाँ छोड़ा जाएगा, माता पिता भी अभी कर्मचारी के साथ ही रहेंगे। पहले तो जो है कंबाइंड परिवार होते थे तो उसमें माता पिता को कर्मचारी को नहीं गिना जाता था। लेकिन अभी जो है बच्चे ही 1 या 2 होते हैं तो माता पिता के साथ, मानो एक लड़का एक लड़की है, लड़की अपनी शादी हो गई है तो कर्मचारी के साथ ही माता पिता रहेंगे। ठीक है नहीं। अगर खाली एक लड़की है तो उसके साथ ही माता पिता रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए बताया है कि उन्होंने साफ लिखा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.2 से 2.8 के बीच में रहने की संभावना जताई जा रही है। तो 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे 18000 लिया गया जाए तो ये फिटमेंट फैक्टर 2.8 लगाया जाए तो 41,000 के आसपास बैठता है। यानी सीधे 2 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब नंबर 4 में क्या है, डीए मर्जर सबसे बड़ा गेम होगा। हाँ साथियों, डीए मर्जर जो है इसमें सबसे बड़ा गेम होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है डीए मर्जर का। इस समय डीए करीब जो है 60% के आसपास है, 60%। तो 50% उसमें मर्ज करने के लिए, लेकिन ये 74% पहुँच जाएगा। मैं आगे आपको बताऊँगा इसके बारे में। तो अगर डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो नया बेसिक अपने आप ही बहुत ऊंचे लेवल में पहुंच होगा। यही कारण है 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी सिर्फ फिटमेंट फैक्टर से नहीं बल्कि डीए प्लस बेसिक कमीशन के डबल असर से होगी। क्योंकि आपको पता है कि 6ठे वेतन आयोग में जो है 54% सैलरी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उसमें जो है डीए तो मर्ज कर दिया गया था। उस समय डीए 50% डीए को जो है मर्ज कर दिया गया था, बाकी बचा हुआ डीए जो था वो जो है आगे उसमें जोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार से अभी भी यही कहा जा रहा है कि भाई डीए को जो मर्ज कर दिया जाए और उसके बाद उसमें जोड़ दिया जाए, और ये करना पड़ेगा सरकार को। क्यों। अब नंबर 5 में क्या है, पेंशनर्स के लिए भी क्या बदलेगा। तो 8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं होगा बल्कि पेंशनर्स को भी मिलेगा। नया फिटमेंट फैक्टर जो है लागू होते ही बेसिक पेंशन, फैमिली पेंशन और डीआर रिलीफ, ये सारा का सारा के ऊपर जो है इस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है नहीं। तो ये जो है डियरनेस रिलीफ तीनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। यानी रिटायर कर्मचारियों के लिए भी राहत बड़ी बहुत बड़ी अच्छी खबर है ये। नंबर 6 में इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेटजी। इस पेज में इंटरनेशनल आर्टिकल बताते हुए भारत सरकार अब जो है लंबे समय तक चलने वाले वेतन आयोग मॉडल पर सोच रही है। मतलब भविष्य में ऑटोमेटिक सैलरी रिविजन होता चले, कम अंतराल हो, स्ट्रक्चर में हो। मतलब ये कि 5 साल में कर्मचारियों की मांग है कि 5 साल में पे रिविजन हो जाए, 10 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी बिल्कुल मानी जा सकती हैं, बिल्कुल होंगी ही होंगी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। तो हालांकि रिपोर्ट और आयोग की घोषणा में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि 18 महीने का समय जो है पे कमीशन को दिया गया है। उसके बाद 5-6 महीना जो है सरकार लेगी। तो सरकार आपको पता है 2028 में आपको एरियर देगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई 29 में जो इलेक्शन होने वाला है तो सरकार भी चाहती है कि उस पे कमीशन का असर कर्मचारियों के ऊपर रहे और एरियर भी अच्छा देने वाली है सरकार। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी नहीं है बल्कि ये पूरा पे स्ट्रक्चर की क्रांति है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आने वाले साल आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ सरकारी कर्मचारी की सैलरी एक बार सीढ़ी ही नहीं लिफ्ट से ऊपर जाने वाली है, तो आज ग्राफ और टेबल के जरिए पूरा सच दिखाने वाला हूँ। तो साथियों पूरा ग्राफ भी आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है और फिर दिखा देता हूँ कि ग्राफ जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका सैलरी एकदम से ऊपर उठने वाली है। अब जो है आप देख लेते हैं कि ग्राफ सैलरी के अनुसार जो है
सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए। यह ग्राफ बताता है कि हर वेतन विभाग में न्यूनतम सैलरी जो 2550 से 7000, 7000 से 18000। अब ध्यान दीजिए कि छठे से सातवें सीपीसी के बीच सबसे तेज उछाल आया और पांचवें से छठे के बीच में बहुत ही तेज उछाल आया था। यही ट्रेंड है आठवें वेतन आयोग में दोहराया जा सकता है। तो अब जो आठवें वेतन आयोग में आपको पता है कि भाई इस प्रकार से सैलरी बढ़ी है तो 41,000 के आसपास आपकी बेसिक पहुंच सकती है। ये टेबल साफ बताती है कि सातवें वेतन आयोग का बेसिक 18,000 था तो आठवें में 41,000 तक पहुंचता है ये। तो ग्राफ 2 में जो है इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.28 से, हालांकि जो ये आ रहा है एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांग ये है और ये 2.57 पहले का था तो हो सकता है सरकार इसे ज़्यादा भी दे दे। तो अब यहाँ दूसरा ग्राफ देखिए, दिखाता है कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर लगती हैं। अगर 2.28 मिलता है तो 41,000 बनेगी, 2.57 मिलता है तो 46,000 बनेगी बेसिक, और 2.8 मिलता है तो 50,000 बनेगी। यानी फिटमेंट फैक्टर में सिर्फ बहुत ही बढ़ोतरी हो रही है। अब जो है इस प्रकार से डीए मर्जर से भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, डीए मर्जर से बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। वो 7 सीपीसी में 18,000 है तो डीए 10,000 है। अगर इसको मर्ज कर दिया जाएगा तो ये जो है 28,800 बन जाती है, और फिर जो 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा तो 65,600 बनती है। यहाँ सबसे बड़ा गेम है डीए मर्जर। अगर डीए मर्जर को बेसिक में जोड़ा जाए तो नया वेतन जो है बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँचा होगा। अब जो है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा। अब इस ग्राफ को देखिए जी, 7 सीपीसी में गवर्नमेंट ने खर्च किया था 1.02 लाख करोड़, लेकिन 8 सीपीसी में गवर्नमेंट का खर्च होने वाला है 2.4 से लेकर के 3.2 लाख करोड़ अनुमान है ये पूरा। इसका मतलब है सरकार खुद मान रही है कि 8वां वेतन आयोग सामान्य नहीं बल्कि मेगा रिवीजन होगा, ठीक है नहीं। अब जो सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं उन 50 लाख हैं, 65 के पेंशनर्स हैं 65 लाख, तो इन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालना है। 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों की ज़्यादा आमदनी पर असर पड़ेगा, ठीक है नहीं। अब जो है पेंशनर्स के लिए भी इंक्रीज प्रोजेक्शन होगा, पेंशनर्स के लिए भी यही ग्राफ लागू होता है क्योंकि बेसिक बढ़ेगा, डीआर बढ़ेगा और फैमिली पेंशन भी बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड जो है 1 जनवरी 2026 से बिल्कुल लागू हो जाएगा ये पे कमीशन फॉर्मेशन। 2027 में जो इसको अभी रिपोर्ट आ जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं। 8वें वेतन आयोग में जो है अभी बताते हैं कि भाई महंगाई भत्ता जो है ये एनसीजीएसएम नहीं जो है, ये जो है एनपीएस के अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनजीत सिंह है, उन्होंने बोला है कि 74,000 तक पहुंच जाएगा बिल्कुल ये, और उसमें 50% मर्ज होगा। ये हमारी बिल्कुल मांग है और ये करना पड़ेगा सरकार को। तो इसमें पूरा गणित समझते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनर्स के लिए एक बड़ी चर्चा में आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर आने वाले समय में महंगाई 74% पहुँचता है तो सरकार के सामने से बेसिक में मर्ज करने का दबाव बढ़ेगा। तो इतिहास बताता है कि जब भी नया वेतन लागू होता है तो सरकार अक्सर संक्रमण काल के बकाया जो डीए को मर्जर कर देती है। तो 74% का फार्मूला समझिए, तो अगर 74% हो जाता है डीए तो 50% को मर्ज कर दिया जाएगा और 24% को आगे जारी कर दिया जाएगा। मतलब जो है जब बेसिक पे में इसको मर्ज करने के बाद में फिटमेंट फैक्टर लगा दिया जाएगा तो 24% डीआर से शुरू होना चाहिए जैसे छठे वेतन आयोग में हुआ था। तो इससे क्या होगा, बेसिक पे बढ़ेगी, एचआरए बढ़ेगा, टीए बढ़ेगा, पेंशन बढ़ेगी, ग्रेजुएटी अपने आप बढ़ जाएगी और महंगाई के असर से कर्मचारियों को राहत मिल जाएगी। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 20,000 रुपया है और उसका डीए जो है मान लो उसको 14,800 है। तो अगर 50% डीए बढ़ता है तो 10,000 बेसिक में जुड़ जाएगा। अब उसकी बेसिक जो है उसमें जुड़ जाएगा तो उसके बाद फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो नया बेसिक मान लो 30,000 हो गई। अब नए बेसिक को अगर है उसमें फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं हम तो वो ज़्यादा हो जाएगा और नए बेसिक के ऊपर जो है डीए लगेगा फिर 24% से, ठीक है नहीं। तो ये अपने आप उछाल आ जाएगा। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अहम मांगे हैं। सिर्फ डीए मर्जर ही नहीं, कर्मचारी संगठनों ने और भी मांग रखी है। फिटमेंट फैक्टर 2.64 की मांग रखी है। न्यूनतम वेतन तय करने में परिवार की इकाई 3 से बढ़ाकर 5 की मांग रखी है। 3 से बढ़ाकर 5 की मांग रखी है। महंगाई को ध्यान में रखकर रियल सैलरी प्रोटेक्शन की मांग रखी है। इन मांगों का मकसद है सम्मानजनक वेतन, बढ़ती हुई महंगाई से सुरक्षा, भविष्य की आर्थिक स्थिरता। तो सरकार के सामने अब क्या चुनौतियां हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार पुराने फार्मूले पर चलेगी या फिर कोई नया मिडिल पाथ निकाला जाएगा जिससे कर्मचारियों को राहत मिले और सरकार पर अत्यधिक बोझ भी ना पड़े। तो आगे क्या संभव है, आगे संभव है। फिलहाल ये बातें प्रस्ताव और चर्चाओं पर आधारित हैं। अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग से पहले डीए, फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पे सारा का सारा मुद्दे रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये
इंफॉर्मेशन थी या आपकी नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए और किया है, किसी लीगल या ऑफिशियल कार्रवाई के लिए नहीं है। तो इस प्रकार के वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आर्टिकल के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से, मैं आपके पास हर रोज़ भेजता रहता हूँ। तो आप चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि आपके पास नोटिस आता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।